नमस्कार साथियों। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। शुरू करती हूँ उतरती हुई धूप का अगला भाग। कुछ भी हो, इसकी दीवानगी अब पूरी हो गई थी। दोनों तरफ से हाथ धो लिए। वैसे भी उसके लिए यह सब था ही क्या, पढ़ना, शादी तक का वक्त काटने का नुस्खा। उसी वक्त काटने का एक मुकदमा यह भी था कि इससे कुछ प्रेम रैम का चक्कर चलता, वक्त अच्छा कटता। वैसा ही जैसे छोटी लड़कियां कोई गुड्डा पाल लेती हैं, शादी जैसी चीज़ रचाती हैं और उनकी असली शादी हो जाने के बाद गुड्डे के नाम पर दो आंसू लुढ़काकर बाबुल छूट चला तेरा अंगना के पीछे पीछे सैया के देश बच्चे जनने चली जाती हैं। पढ़ेंगी वे, पर पढ़ने का कष्ट क्यों उठाएं। कहीं कोई और उनके खातिर पढ़ रहा होगा। नौकरी करके इनका पेट भरेगा और ये तो बस मालकिन बनने के लिए पैदा हुई हैं। बच्चे पैदा करने का कष्ट तो उठाना ही है, और कोई कष्ट क्यों उठाएं। उसे अगर कुछ ख्याल होता तो इसी के खातिर इम्तहान दे डालती, अच्छा या बुरा करती। भले ही फेल हो जाती, कम से कम फिजूल में घर तो न बैठी होती। जिसके मूल्यों में न कहीं पढ़ाई आती और न ही यह कि अब तो बस अकेला ही चलना था। मौखिक परीक्षा खत्म होने पर एक बहुत बड़ा सवाल उठा, अब जाना कहाँ है। घर भी नहीं जाना तो कहाँ पर। हॉस्टल के लिए इतने पैसे नहीं थे कि लगातार हॉस्टल में रहा जा सके। अब वहाँ रहना मुश्किल था। अब वो सारा माहौल एक काटने को दौड़ता। बीए के लड़के पढ़ाई में लगे हुए थे। यह इमारत जब यूनिवर्सिटी खुलती है तो कितना ताज़ा दिखती है। इम्तहान ख़त्म होते होते ऐसी हो जाती है कि उबकाई आने लगे। गर्मी भी दिनों दिन बढ़ रही थी। दोपहर में तापमान बहुत ऊपर पहुंच जाता, मुंह सूखने लगता। एक दिन कोई 4:30 का समय रहा होगा। एक रिक्शे वाला दरवाज़ा खटखटाकर बाहर खड़ा। कोई मैम साहब आपको बाहर बुला रही हैं। वही होगी, और कौन मैम साहब थी उसकी ज़िंदगी में। मन हुआ कि कह दे नहीं मिलना, पर कुछ सोचकर रिक्शे वाले के पीछे पीछे चुपचाप चल पड़ा। हॉस्टल के गेट के सामने ही दूसरी तरफ एक पेड़ के नीचे वो खड़ी थी। छोटी सी अटैची और बिस्तर बंद। स्टेशन से सीधा इधर आई थी। नज़दीक पहुंचा तो वह शून्य में उदास नज़रों से देखती हुई मिली। देख रही थी क्या दिखा रही थी, बहुत उदास थी। उसने अपनी दृष्टि समेटी पर कुछ बोली नहीं। उसकी तरफ देखती रही। कैसी हैं अब और क्यों आई? सामान लेने आई होंगी। अच्छा हुआ मुलाकात हो गई। आज ही मौखिक परीक्षा खत्म हुई है। मैं भी कल जाने वाला था। पेपर कैसे हुए? आखिर वह बोल पड़ी। बड़ा ख्याल है आपको मेरा और मेरे पेपरों का। वह एकदम बमक पड़ा।
यह आप भी जानती हैं और मैं भी कि ये सिर्फ बात करने की बातें हैं। उसने एक गहरी सांस ली, सिर झुका लिया। जाने के पहले एक बार पूछने की तकलीफ कर सकती थी, वह तुम्हारा वक्त बर्बाद करने लायक नहीं था। इस बार वह कुछ तेज हो गई। खैर मुझे क्या, मैं आपकी पढ़ाई का ठेकेदार बनकर तो नहीं हूँ भेजा गया हूँ। फरमाइए मेरे लिए अब क्या आज्ञा है। रिक्शे में बैठकर भी नाराज हो सकते हो। मैं होता ही कौन हूँ नाराज होने वाला। उसकी सूरत में लेस मात्र भी आकर्षण नहीं बचा था। वह बोर होकर इधर उधर देखने लगा। सड़क पर शाम की हलचल अब भी दिख रही थी। यूनिवर्सिटी रोड पर ही, जहाँ कुछ होटल और किताबों की दुकानें थीं, वरना चारों तरफ अब शांति हो चली थी। वह रोने लगी। रिक्शे वाला, जो अब तक उनकी बातें नहीं समझा था, अब सकपका आया। हैंडल पकड़कर इधर उधर करने लगा। उसे लगा अगर वे इसी तरह और थोड़ी देर खड़े रहे तो तमाशा खड़ा हो जाएगा। हम दोनों रिक्शे पर बैठ गए। भैया किधर? अभी तो इधर से चलो। उसने रिक्शे वाले को हॉस्टल की तरफ मुड़वा लिया। उसने मेरे पैरों को छुआ और फिर वही हाथ अपनी मांग पर फेर लिया। फालतू चीज़ें, वह बुदबुदाया। तुम्हारे लिए होंगी फालतू, मुझे हॉस्टल नहीं जाना। नाराज होने की अब उसकी बारी थी। तो कहाँ जाना है? वहाँ जाइए, मैं उतर जाता हूँ। उसने हल्का हाथ उसका पकड़ा और रोते हुए उसकी तरफ देखा। चेहरे में भले ही आकर्षण न रहा हो, आंखों में खींचने की शक्ति अब भी थी। वह कमज़ोर पड़ रहा था। यह तय था कि उसने भी खुशी से तो ड्रॉप नहीं किया होगा। चलो, उतना गंभीर निर्णय न भी सही जितना लड़कों के लिए होता है, पर आखिर वह किसी बहुत बड़ी कश्मकश से तो गुजर रही थी। देखो, नाराज चाहे जितना हो लेना, पर मेरी एक बात मान लो। मैं एक दिन तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ, सिर्फ तुम्हारे पास। कितने दिनों बाद तो मिल पाई हूँ। पता नहीं आगे कभी मौका मिलेगा भी कि नहीं। वह सारा सिलसिला शुरू से ही अपने ढंग से चलाती आ रही थी। अपने आप को खींचे जाने दे रहा था। वो जिधर वो ले जा रही थी उसी लय में बहा जा रहा था। वह अपने हॉस्टल की एकदम विपरीत दिशा में मुड़ गई और यह सोचता ही रह गया कि वह हमेशा ही उसे अपने रास्ते में ले जाने में सफल हो जाती है। यह कभी कुछ कर ही नहीं पाता, यहाँ तक कि सख्ती से पेश भी नहीं आ पाता। कुछ भी बात नहीं करोगे? वह बोली। अब बात करने को बचा ही क्या है? इतनी नफरत हो गई है मुझसे। मैं कौन होता हूँ आपसे नफरत करने वाला? वे एक होटल में आ गए। कमरे में पहुँचते ही उसने आराम से बिस्तर और अटैची को नीचे रख दिया, जैसे वह किसी अजनबी शहर से आई थी, वह भी 1-2 दिन के लिए।
पोर्टर चला गया तो बिना इसकी तरफ कोई ध्यान दिए उसने अटैची खोली, ब्रश, साबुन और एक सेट कपड़ों का निकाला और तौलिया कंधे पर डाल नहाने के लिए गुसल खाने में चली गई। सफ़र की धूल ही धूल सर पर चढ़ी है, नहा लूं मैं। मैं नहाकर आती हूँ, तब तक तुम कुछ खाने को मंगा लो। क्यों, ये कोई वक्त है खाने का? कुछ नहीं तो चाय ही मंगा लो। ठीक है। कमरे में 2 बेड थे। एक मध्यम श्रेणी का होटल था वह, और वैसी ही मामूली उसकी सजावट। बाहर एक पतली सी गैलरी थी जिस पर खड़े होकर निरंजन सिनेमा के सामने वाली सड़क को देखा जा सकता था। उसकी अटैची की ही तलाशी ले ली जाए जब तक वो नहा रही है। यह क्यों भाग गई थी, शायद कुछ पता चल जाए। बेरा पानी रखने आया तो उसने चाय का ऑर्डर दिया, खाने को भी कुछ मंगा लिया, जबकि उसकी बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी। एक तो वह इम्तहान से भागकर माँ बाप को शक्ल दिखाकर वापस आई थी, वो भी अब भुकासी सी। वह एक बेड पर लेटकर आंखें ऊपर घूमते हुए पंखे को देखने लगा। अपने बारे में कुछ सोचना चाहा, पर सिर्फ आंखें बंद करके पड़ा रहा। अटैची में कोई दिलचस्पी नहीं थी कि उसकी किसी चीज़ को हाथ लगाए। वह लौटी तब भी वह बिस्तर पे ही पड़ा हुआ था। अपनी ठंडी उंगलियों से उसने उसके बालों को हल्के से लथेड़ा। उसने आंखें खोली। वह सिरहाने खड़ी थी। ताज़ा ताज़ा उसके चेहरे से तनाव की सारी खरोंचें गायब थीं। वह एकदम खिलती हुई कली के समान दिख रही थी। उसका चेहरा पहले जैसा ही चिकना हो गया था। उसका ब्लाउज उसी कपड़े का था जिसकी वह साड़ी पहनी थी। क्या सो रहे हो? फिर वह उधर चली गई और अपने बाल झाड़ने लगी। कुछ ठंडी बूंदें उसके ऊपर भी आईं। तुमने बताया नहीं, पेपर क्यों छोड़ दिए? अब तक वह कंघा बालों में जल्दी से फिराकर तौलिए से एक बार फिर मुंह पोंछकर पूरा तैयार हो चुकी थी। आखिरी काम उसने पुराने कपड़ों को अटैची में रखकर किया और फिर जिस बेड पर वह लेटा था उसी पर चढ़कर उसके पास बैठ गई। अब तबीयत शांत हुई। अब होंगी बहुत सारी बातें। वह वैसे ही पड़ा रहा, कुढ़ रहा था। क्या बातें करेगी ये अब, जबकि उसके पास तो कुछ कहने सुनने को बचा ही नहीं था। मैं घर से आ रही हूँ, चाय का ऑर्डर दे दिया है, घंटी बजाकर बुला लो। सुनो, मेरे इम्तहान न देने को लेकर आप इतने नाराज़ हो गए कि मुझसे बात भी नहीं करना चाहते। कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि जो हम सोचते भी नहीं। मैं समझती हूँ तुम्हें मेरे ड्रॉप करने का सदमा पहुँचा है। कभी इसका प्रायश्चित तो करूँगी मैं, लेकिन इस इम्तहान के लिए तो कुछ किया ही नहीं जा सकता अब। अगर मैं भी ड्रॉप कर जाता। वह उठकर बैठ गया।
उसने उसके होंठों पर अपनी उंगली रख दी। वे ठंडी थीं। खुद ड्रॉप करने और उसे बर्दाश्त करने में कुछ नहीं था, लेकिन इसका ड्रॉप करना वह नहीं झेल पाती। ख्याल से ही उसे हल्का सा रोमांच हो आया। वह उसकी तरफ देखकर पिघल रही थी। कभी कभी बड़ा डर लगता है अपने आप से, उसने कहा। मेरा क्या होगा? क्या होगा? किसी का क्या होता है? तुम्हारी शादी होगी, बच्चे पैदा करोगी और मर जाओगी, और क्या? वह क्रोध में छिटक कर पलंग से उठ गई और अगले कुछ क्षणों दूर से ही उसे क्रोध से देखती रही। उसे खराब लगा कि यह उसके बारे में कैसे बोल सकता है। उसे गुस्सा आया, वैसे ही बह भी गया और वह फिर उसके पास आके बैठ गई। जाने क्यों अपने और तुम्हारे बारे में मैं यह सब सोच नहीं पाती। क्या? यह सब बच्चे पैदा करना, या सिर्फ वह सब होना जो तुम्हारे लिए कोई भी औरत और मेरे लिए कोई भी पुरुष हो सकते हैं। तुम मेरे लिए इसके बहुत ऊपर हो। तो क्या हूं मैं? पता नहीं, मैं महसूस तो करती हूँ, पर स्वयं को भी साफ साफ शब्दों में नहीं समझा सकती। एक ही शब्द जो मेरी भावना से काफ़ी करीब आ पाता है। तुम हंसोगे। क्यों? कौन हूँ मैं? तुम मेरे देवता हो। बात फिर आकर उसी रहस्यात्मकता में फंस गई जहाँ अक्सर उलझी रहती थी। उसने अपना सिर उसकी गोद में रख दिया और आधा लेट गई। उसकी आंखें बंद थी, जैसे वह फिर किसी ट्रांस में चली गई हो। उसने उसे छेड़ा नहीं, वैसे ही रहने दिया जैसे वह लेटी हुई थी। 1 महीने में ही कितना फर्क हो गया था। वह एकदम हंसती मुस्कुराती सोख लड़की हुआ करती थी, जो अब बासी बासी सी लग रही है। किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। वह एकदम उठकर बैठ गई। बेरा है, चाय लेकर आया। बस इतना ही मंगाया था। वह रुआसी हो गई। कुछ और मंगा लो, शाम खाना भी तो खाओगी। हाँ, रहने दो, अभी चाय सैंडविच से ही काम चला लेती हूँ। अच्छा, तुमने ड्रॉप क्यों किया, पूछ सकता हूँ? तुम्हें यह कांटा ताउम्र चुभता ही रहेगा। तो सुनो, उस आदमी ने मेरी जिंदगी तबाह कर रखी है। किसने? जिसके पास मेरी फोटो भेजी गई थी, वह मेरा अभी से खसम बन बैठा है। चिट्ठी पर चिट्ठी भेजने लगा। तंग आकर एक औपचारिक सा जवाब भी लिख दिया था कि हमारे यहाँ लड़कियाँ शादी से पहले किसी को पत्र नहीं लिखती। अब वह और न लिखे। इसके बाद भी पत्र आते रहे। जब मैंने कुछ ध्यान ही नहीं दिया तो एक दिन हजरत खुद आ टपके यहाँ मुझे बाहर ले चलने को बोला। मेरे ना कहने पर माँ से शिकायत करने को बोल रहा था। मैं बहुत टालना चाह रही थी, लेकिन अंत में झुकना पड़ा। और इसलिए तुमने ड्रॉप कर दिया उसका मनपसंद जो बनना था। मैं इन सब झंझटों की वजह से कुछ भी नहीं पढ़ सकी, और कोई वक्त होता तो तुम्हारे पास आ जाती, पर सोचा मैं तो चौपट थी ही, तुम्हें क्यों करूं। माँ बाप क्या कहते थे? क्या कहेंगे? उन्होंने उन्हें साफ साफ बता दिया। उन्हीं की पाली हुई झंझट थी कि मैं इम्तहान नहीं दे सकी। अब बेभुगतें
बाबू को भी खराब लगा था उस आदमी का व्यवहार। सगाई हो चुकी है, अभी कहाँ, और अभी से यह हकबाजी। मुझे तो गुस्सा माँ पर आता है कि ऐसी क्या जल्दी पड़ी थी। मैंने जो भुगता था थोड़ा वह भी भुगतें, इसलिए मैंने ड्रॉप कर दिया। बड़ा अच्छा किया तुमने। कुछ अच्छा बुरा अपना सोच सकती हो। सगाई नहीं हुई तो हो जाएगी, और उसकी तरफ से शायद ही कोई प्रतिरोध हो। सबके मन का करने वाली चीज जो बन गई हो। खैर, उस रेस में तो यह कभी थी ही नहीं। हर जगह अगुआ वही होता था कि यह पढ़े और आगे बढ़े। यह फिलहाल इस स्थिति में नहीं है कि वह उसे कुछ समझा सके। वह एक रईस बाप की इकलौती लड़की होने की वजह से उसे हासिल करना चाह रहा है। इसने तो अभी एमए की परीक्षा दी है, इसके बाद पता नहीं क्या होगा, नौकरी मिली या नहीं भी। उसकी अपनी मजबूरियां होंगी। उसके बाबू दिल के मरीज हैं। उनके बीच में जाति का पचड़ा भी तो है। क्या वह बाप को खोकर इसे पाना चाहेगी? क्या यह अपने गरीब माँ बाप को ठेस पहुंचा सकता है? वे जो किसी किसी तरह इसको पढ़ा लिखा रहे हैं, क्या यह उनके उम्मीदों पे खरा उतर पाएगा या उनको निराश कर देगा? जब भी इतने दिनों बाद मिलते हैं, यह उसमें छुटकारा पाने की सोचने लगता है। क्या वे वाकई पति पत्नी बनकर रह सकेंगे? बाहर अंधेरा घिरने लगा था। धीरे धीरे कमरे में एक सिरे से कालिख बिछने लगी थी। बाहर सब सुनसान हो रहा था, लेकिन नीचे सड़क पर थोड़ा बहुत शोर शराबा था। उसके ड्रॉप कर जाने का सवाल बड़ी जल्दी पीछे छूट गया। उसकी जगह उसे पाने खोने का सवाल सर उठा रहा था। अब थोड़ी ही देर पहले यह उससे छुटकारा पाना चाहता था, और अब जब लग रहा है कि वह इसकी हथेली से फिसली जा रही है, तो बड़ा असहाय सा महसूस करने लगा। तुम शरीर को मानती हो। यह जो तुम्हारे पास मैं पागलों की तरह दौड़ी चली आती हूँ, या क्या मैं शरीर की भूख मिटाने दौड़ती हूँ? तुम यही सोचते होगे। तुम क्या जानो इतने दिनों शारीरिक जो भी तुम्हारे साथ किया, उसमें यह सुख ज़्यादा था कि तुम्हें सुख मिल रहा है। लड़कियों की यह जिंदगी, जब वे अपने चाहे व्यक्ति के साथ हंस खेल सकती हैं, कितनी कम होती है। कोई छाया उस पर भी गिर रही थी, या उसे इस बार वह साथ लेकर आई थी। उसने उसकी आम सोखी को जब्त करना शुरू कर दिया। अब वह लौट लौट कर गंभीर हो जाती। उसकी पुरानी सरलता गायब थी। तुम नहीं जानते, वह आगे कह रही थी, शरीर की बात तो दूर, मैं तुम्हें पाना भी नहीं चाहती कि कहीं पाने में ही या पाकर तुम्हें खो न दूं। तुम नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हारे इस शरीर को भी नहीं खोना चाहता। मेरे हिसाब से हर चीज शरीर से ही शुरू होती है। एक बार यह शरीर दृष्टि ओझल हुआ कि सारे ढकोसले धरे रह जाते हैं। दृष्टि ओझल तो मस्तिष्क ओझल वाली बात है।
तुम क्या सोचते हो मैं किसी से प्यार करने लायक रह गई हूं अब? मन पर किसका काबू हुआ? जिसके पास शरीर होता है मन भी उसकी तरफ ही चलने लगता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। तुम किसी और के बारे में भी यह सब महसूस कर सकती हो। वह चुप थी। घिरती हुई सांझ उसके चेहरे पर पड़ रही छाया, उस अंधेरे में भी उसका मुंह सूरज की तरह तमतमा रहा था। वे एक छोटे से कस्बे के लड़के लड़की थे। किसी महानगर के होते तो वहीं चिपट जाते। इस पर शादी के लिए और यह जान बचाकर भागता दिखता। छोटे कस्बे के होने की वजह से इसकी सारी बातें छोटी थीं और उसकी इतनी बड़ी कि उन तक वो नज़र भी नहीं उठा पा रहा था। ऊपर से वह सारी लिपाई पुताई इलाहाबादी थी जो अक्सर लड़के अपने चेहरों पे लेप लेते हैं। वह धीरे धीरे सब कुछ छोड़ने के भारतीय दर्शन को ओढ़ रही थी ताकि किसी सुख में तो जीती रहे। सुख का भुलावा या भुलावे का सुख, वह जो भी बनने वाला था। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।